नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी घास वाले। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मंद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है? बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? इतनी उदास क्यों है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूं। महावीर ने मुलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी या बताएगी भी? मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मुलिया इस उसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें थी, नीचे खिंचा हुआ चिंबक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता थी जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा छलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के घर में वो अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि वो सर पर टोकरी रखकर घास बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए हुए साल भर से अधिक हो गया था। किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते हुए या फिर बातें करते हुए नहीं देखा था। वो घास लिए निकलती तो मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित होकर अपनी छटा बिखेरता जाता है। कोई गजले गाता, कोई छाती पर हाथ रख लेता, पर मुलिया नीची आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान? महावीर में ऐसे क्या सुरखाब लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं है, न जाने ये उसके साथ कैसे रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मुलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था। पवन आम की बौर की सुगंधि से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मुलिया सिर पर झौवा रखे घास छीलने चली गई और उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह चमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर दया नहीं आती? मुलिया का वो फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी। झौवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ था। नीची जातों में रूप माधुर्य का उसके सिवा और काम ही क्या है कि वो ऊंची जात वालों का खिलौना बन जाए। ऐसे कितने ही मौके उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वो रंग देखकर और वो क्रोध देखकर, वो अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए थे। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय और अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लग गई। अगर वो इतनी गरीब ना होती तो किसकी मजाल थी कि उसका कोई अपमान करता। वो रोती जाती थी और घास झेलती जाती थी। महावीर का क्रोध वो जानती थी। अगर उससे कह दे तो वो ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर ना जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए थे। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर ना दिया था। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू जाती क्यों नहीं? और सब तो चली गई।
मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मुलिया ने और भी सर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वो साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि नहीं जाएगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर तेरा निबाह नहीं होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तो बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर चाटू। उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साये में महावीर खड़ा होकर घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया की रोनी सूरत बनाए हुए देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छुपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज के पड़ेंगे। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए ही तो मिलते हैं, वो भी कभी कभी मिले और कभी ना भी मिले। जब से ये सत्यानाशी लॉरियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बधिया बैठ गई है। कोई सत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लॉरियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था, मूल का कहना ही क्या। वो ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेती की मेड़ी से होती हुई चली गई। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न हो जाता था, कहीं कोई ऊख में न छिपा बैठा हो। मगर कोई बात नहीं हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लग गए थे। दूर से कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक ना छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लग गई और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वो अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ना हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठा लिया और चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया कि भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई थी। घास नजर ही ना आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लग गई। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुझसे कुछ कहता थोड़ी ही हूँ। यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मुलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गया था। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा था। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आवे मुझे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट लेगी तो मैं गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं सौदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन में सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है
कि तेरा कुत्ता होता तो तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह ये चोला तेरे काम आए, मेरे मन की ये सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम नहीं आएगी अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर, जो ऐसी देवी उसे मिल गई। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई थी। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या फिर नहीं? चैन सिंह ने दबी आवाज में कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट छलक पड़ी थी। वो फिर बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, उसमें मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है? क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवे की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहां तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसीलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाति की हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की और धमकी और जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर होना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, यह बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात भी नहीं है। अब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मुलिया बोली, इसीलिए ना कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम होगा कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पे नहीं रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ता जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटु है, उसका उसे गुमान भी नहीं था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई रईस, जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाजन न घुसा बैठा हो। ये सब बड़े घरों की लीला है, और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक ही करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। वो किसी दूसरी मिहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कल्लूटी भी होती तब भी वो मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दे दूँ। हाँ, वो अपने मन की ना करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे, तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं, तो तुम मेरी तरफ ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं, तब भी वो मुझे इसी तरह रखेगा, मुझे उठावेगा, बिठावेगा और खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव भी है, और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल, पूर्ण बना देता है।
जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर भी जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी की छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया था। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उसे थर थर कांपते रहते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे। पर जो ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू कर दिया। सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता था। मगर क्यारियां बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है और इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता है। पहले ये दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता, उस औरत की उस दिन की मजूरी भी काट लेता और पुर चलाने वाले को घुड़कियां भी जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नील बांधी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। ये कहती हुई वो थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नरम भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है उसे काट दे। ये कहता हुआ वो कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बैर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूर के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारों के दिल सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वो दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज ना निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। तभी चैन सिंह की निगाह उन पर पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पांव मन मन भर के हो गए। अब ना आते बनता था, न जाते बनता था। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ेगी जरूर, शायद मजदूरी भी कट जाएगी। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने उन्हें पुकारा, बढ़ आओ, कैसे बेर हैं? लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता ना छोड़ेगा, कैसा मिठा मिठा कर बोल रहा है, उतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सुकड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पकी पकी बहरें सब मैं ले लूंगा। अब जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। तुम भी दोनों आ जाओ। उस पेड़ के बैर तो बहुत मीठे होते हैं, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पके पके छांट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लेने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पुर बंद रह गए। जब सब बेर खाकर उठ गए तो ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या है, मैंने भी तो बेर खाए, एक आधा घंटे का हरज हुआ या नहीं। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे तो दिन भर में भी 1 घंटे का काम नहीं होगा।
चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहें तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार रहे। दूसरा बोला, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा बोला, कई दिन से देखता हूँ मिजाज बहुत नरम हो गया है। चौथा बोला, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला बोला, तुम तो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा बोला, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा बोला, और क्या, अब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि इसमें कोई कसर न छोड़े। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज सोचा कि बड़ी तेज धूप हो रही है, सोचा इक्के पर चला जाऊं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर को पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई थी, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। उसने पूछा, ये सामान इतना क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी नहीं था, क्या आजकल सवारियां कम हैं? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं हैं, मगर लॉरियों के सामने इक्के को कौन पूछता है? कहाँ 2 ढाई 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच बाच कर अब लोगों की मजूरी करने लगो, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को ही चाहिए, घास ऊपर से। अब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कैसे पूछें? चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूंगा, फिर घास छील छील कर बाजार ले जाया करूंगा। आजकल सास पतोहू दोनों छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घास वाली चली जाती है। दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर घूमता हुआ शहर की ओर चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया था। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाह में 20 ही तांगे इक्के फिटने खड़ी हुई थीं। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लॉरी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे रईसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। वह तो मुलिया है, बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी और कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था और कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने का लेना है तो सामने घसियारने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग, लेने वाले झक मारेंगे तो लेंगे, निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला। बुढ़ऊ के मुंह में पानी भर आया। अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीटे। सबके सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं।
आंखों से पी जाएंगे। और मूलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आंखों से देख देख कर, सिर पर अंचल खिसका खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मूलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले के वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लॉरियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जाते। कई महाशयों ने मूलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मूलिया घास का झाबा लिए एक फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा दी। जेब से कुछ निकालकर मूलिया को दे दिया। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें हुई जो कि चैन सिंह ना सुन सके। एक क्षण में मूलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चल दी। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृत की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और कैबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा। चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई। मेहतर तक झाड़ू लगाकर चला गया। तुम्हें कुछ खबर है? ये बुरी बीमारी है, जल्दी से दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला और महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। चैन सिंह ने जरा देर बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घास वाली को घास लेकर बाजार नहीं जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए? चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया ले जाया करो, घास लेकर घास वाले को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे का जब भी काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मूलिया से इस बात को भूलकर भी चर्चा न करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिले। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मूलिया की बाह पकड़ी थी, मूलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मूलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मूलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे कुछ कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था। वे मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सोचती थी। एकाएक मूलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह गहे की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करावे, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मूलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मूलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मूलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी। और है, पवन सिंचे हुए खेतों में विश्वास करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था, और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मूलिया की विलीन होती हुई रेखा को देख रहा था।
तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी घास वाली। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। धन्यवाद।